ने आटे की एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया है। सरकार ने कहा है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होने वाले गेहूं के आटे का होगा एक्सपोर्ट। इसके क्या मायने रह सकते हैं और क्या कुछ इन चेंजेस के इम्पैक्ट हैं यहाँ पर इंडस्ट्री पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब वनराज बेसन एंड रोलर फ्लावर मिल्स गुजरात के डायरेक्टर धवल मेघपारा हैं, साथ ही ग्रेन फ्लावर इंडिया के डायरेक्टर संदीप बंसल भी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है और शुरुआत इसी खबर के साथ करेंगे क्योंकि ये नोटिफिकेशन वीकेंड पे आया था और आज कुछ इम्पैक्ट इसका हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा भी है। सबसे पहले संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप इसको और इंडस्ट्री ने कैसे इसको, क्या मायने निकाले हैं इसके, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन के हिसाब से 180 दिन में यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन आएगी और क्लॉजेस के साथ यहाँ पर SEZs के थ्रू यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। क्लियरली इंडस्ट्री की डिमांड थी ये करने की और अभी नोटिफिकेशन हमने आता हुआ देखा भी है, सरकार की तरफ से एक रिएक्शन है। कैसे रीड करते हैं आप इसे? नमस्कार मैम एक्चुअली में इंडिया एंड NRIs, ये एक NRIs का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इंडिया से बाहर आटा कंज्यूम करता है एंड ऑल ऑफ अ सडन जो एक्सपोर्ट बैन हुआ था उसकी वजह से वो सप्लाईज में इश्यूज आने लग गए थे और जो एक परमानेंट सप्लाईज इंडिया से जाते थे वो डिस्टर्ब होने नेचुरल थे। इसी को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ने इस चीज को ध्यान में रख के एक नया प्रपोजल या एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है फॉर द परमानेंट सप्लाई ऑफ दिस आटा, लेकिन उसमें कंडीशन ये रखी है कि जिससे कि डोमेस्टिक सप्लाई डिस्टर्ब ना हो। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो आदमी भी इंडिया अब्रॉड मार्केट को मेंटेन करना चाहता है वो अपना बाहर से गेहूं इंपोर्ट करे और उस मार्केट को वो कंटिन्यू कर सकता है, जिससे कि दोनों फायदे होंगे कि जो एक्सपोर्टर्स हैं आटे के, जो ट्रेडिशनल मार्केट्स को मेंटेन करना चाहते हैं और जो कंज्यूमर बाहर है इंडिया के, वो दोनों भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और इम्पोर्ट अगर ड्यूटी फ्री को करते हैं तो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट भी इस एक्सपोर्ट पॉलिसी से डिस्टर्ब नहीं होगा। रही बात इसके इम्पैक्ट की डोमेस्टिक मार्केट में, एक एजम्पशन ये आ गया 2 दिन में क्योंकि कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन ये था कि गवर्नमेंट ने शायद एक्सपोर्ट्स को ओपन कर दिया है फिर से, लेकिन यहाँ पे मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने उसी एक्सपोर्ट को अलाउ किया है जिसके अगेंस्ट पार्टी या मैन्युफैक्चरर बाहर से गेहूं इंपोर्ट करता है। उसका डोमेस्टिक मार्केट पे ना तो कोई नेगेटिव ना ही कोई पॉजिटिव किसी भी तरह का कोई ट्रेंड नहीं सेट होता हुआ दिखाई देता है। हाँ, क्लियरली गेहूं और गेहूं के बने प्रोडक्ट्स पे हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर काफ़ी बैक एंड फोर्थ आता हुआ देखा है। ये सवाल आपसे है धवल, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर मई में तो सडनली बंद कर दिया था और बाजार को एक काफ़ी बड़ा धक्का भी लगा था, लेकिन उसके बाद हमने काफ़ी सारी स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आते हुए देखी हैं और अब जो ये रियायतें या ढील है या जैसे संदीप कह रहे थे कि इसका ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव है, ये बिल्कुल आउट ऑफ द पूरा सिस्टम है। आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं और एक लॉन्गर टर्म व्यू अब यहाँ पर क्या बनता हुआ दिखता है? मनीषा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। मैं संदीप जी से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अमेंडमेंट दिया है ये डोमेस्टिक मार्केट को ध्यान में रख के नहीं दिया गया है। इसका हेतु केवल एक ही है कि जो इंडियन डियास्पोरा, इंडियन पॉपुलेशन सालों से जो इंडियन ब्रांड्स यूज करते हैं, इंटरनेशनली लोकेटेड है और ये ब्रांड्स का करंटली कंजम्पशन करते हैं, ये ब्रांड का सप्लाई कैसे बना है। गवर्नमेंट को ये हेतु ध्यान में रख के ये पॉलिसी अमेंडमेंट किया गया है। आप अगर पॉलिसी को ध्यान से पढ़े तो आप देखेंगे कि काफी सारी कंप्लायंस मैटर्स भी गवर्नमेंट ने दी गई है, जैसे कि 100% वीट हैज टू बी इम्पोर्टेड। कोई भी डोमेस्टिक वीट यूज करने से गवर्नमेंट ने साफ मना किया है और ये नोटिफिकेशन में लिख के दिया है गवर्नमेंट ने। दूसरी कंप्लायंस इश्यू ये है कि 100% ऑफ द प्रोडक्शन, जो प्रोसेस पूरा रहता है वीट मिलिंग का, उसमें से 100% ऑफ द प्रोडक्शन माइनस वॉट एवर द वेस्टेजेस, ये 100% वापस एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड वीट मिलिंग प्रोसेस होती है, इसमें आटा, रवा, मैदा, सूजी निकलता है, इसके साथ में एक वीट ब्रांड भी निकलता है जो कि बाई प्रोडक्ट कैटल फीड के जैसे यूज होता है। तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि ऑल द प्रोडक्ट हैज टू बी एक्सपोर्टेड। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अमेंडमेंट में एक हेतु ऐसा रहा है कि जो इंडियन डियास्पोरा बाहर है कंट्री के, उनका सप्लाई कैसे बना रहे और डोमेस्टिक मार्केट में कोई भी डिसरप्शन ना हो। गवर्नमेंट की पॉलिसी पहले से यही रही है कि पर्याप्त गेहूं देश में है और कोई भी दिक्कत नहीं आनी है और प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं गवर्नमेंट। अगर ये हेतु से उन्होंने ये पॉलिसी अमेंडमेंट दिया है तो वन हैज टू अज्यूम दैट इट इज फॉर द इंटरनेशनल मार्केट्स। ऑलराइट, अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखा जाए मनीषा जी, तो कहीं ना कहीं व्हीट मिलर्स को
और सेक्टर को ऐसा ही लगता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सप्लाई शॉर्टेज। ये सप्लाई शॉर्टेज फेस्टिवल सीजन में जा रहे हैं तब भी दिखने को मिल रही है, बिकॉज इन लास्ट कपल वीक्स प्राइस इंक्रीज हुए हैं गेहूं के, और कमिंग आउट ऑफ द फेस्टिवल सीजन भी मिलर्स को पर्याप्त स्टॉक हाथ में नहीं मिल रहा है। अच्छी क्वालिटी का गेहूं ग्राइंडिंग करने के लिए कहीं ना कहीं शॉर्ट सप्लाई है, ये देखने को मिल रही है, और प्राइस हैज टू स्ट्रेंथन एज वी कम आउट ऑफ द फेस्टिवल सीजन। एब्सोल्युटली जी हाँ, एज ऑफ नाउ तो यहाँ पर है स्टॉक बाजार में, लेकिन आगे जाकर भाव यहाँ पर बढ़ सकते हैं। और जो ये एक्सपोर्ट की रियायतें की बात भी की जा रही है वो EOUs एंड SEZ के थ्रू ही होगा। तो जैसे कहा गया कि व्हीट इंपोर्ट किया जाएगा और फिर उसको प्रोडक्ट एंड उसके अलावा से एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अशोक कुमार मीना से मेरे संवाददाता असीमन चंदा ने बात की है, और उनका ये कहना है कि FCI के पास गेहूं और चावल का पर्याप्त स्टॉक है, और ऐसा लगातार FCI और सरकार कहती भी रही है। लेकिन एक बार वो कॉन्वर्सेशन भी सुन लेते हैं। सर, अभी हमने बात की वीट, गेहूं और चावल की, तो हम ये कह सकते हैं कि FCI के पास पर्याप्त स्टॉक है। जैसा कि मैंने अभी एक प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत किया आप लोगों के सामने, FCI और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज होती हैं, जो स्टोरेज एजेंसीज होती हैं, उनके पास सेंट्रल पूल का जितना वीट और राइस का स्टोरेज है वो पर्याप्त है। हमारे जो बफर नॉर्म्स होते हैं, जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, उससे सफिशिएंटली ज़्यादा मात्रा में अभी हमारे पास फूड ग्रेन्स अवेलेबल हैं। और इस साल सर आप कितना प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं, खरीफ का और रबी का? इस साल खरीफ का पैडी प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुका है। उसमें जो हमने बजट एस्टिमेट किया है 7,71,000 करोड़ 771 लाख मैट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट का हमने अनुमान लगाया है। बट पूरे साल का, जिसमें रबी अगर मिला लिया जाए, तो अप्रोक्सीमेटली मतलब एस्टिमेट जो है वो 900 लाख मैट्रिक टन का पैडी का प्रोक्योरमेंट होगा, और उसके अगेंस्ट में हमको 590 से 600 लाख मैट्रिक टन के आसपास चावल की मात्रा मिलनी चाहिए। इसके अलावा आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी, इस साल चूँकि वर्षा अच्छी हुई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि रबी की जो फसल होगी और गेहूं की जो फसल होगी वो अच्छी होने की उम्मीद है। और जितना हमको प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट है हमारे बफर स्टॉक के लिए, निश्चित भाव से उससे ज़्यादा ही हम प्रोक्योर करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं, आपने टेंडर जारी किए थे, 2 के नाम फाइनल हो गए, कौन कौन सी कंपनी है, और बाकियों के कब तक फाइनल हो जाएंगे? फाइनल हो चुके हैं, लेकिन उनको चूंकि अभी ऑर्डर इशू नहीं किया है तो मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। मार्केट उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हमें ऑर्डर मिल गया FCI से, लेकिन आपने नहीं किया अभी तक। जब ऑर्डर निकल जाएगा तो सबको पता लग जाएगा। कब तक हो जाएगा सर ये सारी प्रक्रिया, जो 4 पैकेज थे हमारे, वो चारों पैकेज बाय 25 अक्टूबर तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। 30 अक्टूबर तक निश्चित भाव से हम उसके डिटेल्स बाहर कर देंगे। ऑल राइट, तो सरकार ने धान की खरीदारी यहाँ पर शुरू कर दी है, और ये भी कहा कि कुछ बहुत भाव तो यहाँ पर बढ़ेंगे ही, चाहे वो गेहूं है या चावल। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर भाव बहुत बढ़ते हैं तो बाजार में फिर से दाखिल भी करेंगे या दखल भी देंगे। तो वो 3-4 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट आती हुई। जाते जाते आप दोनों से ही एक फाइनल सवाल, धवल, आपको क्या लगता है किस तरह का प्राइस मूव देखेंगे हम आगे गेहूं में जाते हुए? मनीषा जी, अभी अगर इंटरनेशनल मार्केट से भी कंपेयर करें तो वी आर क्वाइट लैग। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंपेयर करें, कहीं ना कहीं बात चल रही है कि इंपोर्ट्स खुलेंगे या इंपोर्ट ड्यूटी कम रहेगी, तो वी आर आल्सो मॉनिटरिंग वेरी क्लोजली कि वो प्राइस कन्वर्जन कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ब्लैक सी रीजन में वी आर सीइंग $320 to $350 के काम हो रहे हैं। यूरोप में $330 to $370 में काम हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखें तो 350 to 375 काम हो रहे हैं। अभी ये सबको कन्वर्ट करके डॉलर भी काफी स्ट्रेंथन है रुपीस के सामने, तो वो सब करके देखें तो मिनिमम रेंज जो हम लोग पकड़ के देख सकते हैं वो है 3,000 रुपीज to 3,400 रुपीज। ठीक है। इसके सामने अगर इंडियन प्राइसेस देखें तो वी आर करंटली इन द रेंज ऑफ 2,500 to 2,700। तो यहाँ से मनीषा जी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में फेस्टिवल सीजन की डिमांड और उसके बाद में शॉर्ट सप्लाई जो कंटिन्यूसली बनी रहती है फील्ड में, जो मिलर्स को देखने को मिल रही है, इसके हिसाब से कहीं ना कहीं 150 से 200 रुपए की मिनिमम से और देखने को मिल सकती है। संदीप जी, आपको भी ये लगता है कि 150-200 की तेजी और यहाँ पर बाकी है बाजार में इस साल में खत्म होते होते तक? जी मैम, जैसे धवल जी ने बताया, और आज फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट के बिहाफ से भी आज फूड सेक्रेटरी जी ने भी आज एक प्रेस ब्रीफ किया था, और उसमें उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया
जनरली होता क्या मैम कि हम सीजन के प्राइसेस पकड़ लेते हैं और जैसे ही कोई मूवमेंट बनने लगता है तो हम कहते हैं आटे में तेजी आ गई, गेहूं में आग लग गई एंड दिस एंड दैट, कुछ चलता है। लेकिन आज गवर्नमेंट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि जो तेजी आती है उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें इंटरेस्ट की कॉस्टिंग जुड़ती है, देन गोडाउन के रेंट्स जुड़ते हैं, उसके बाद में मैम लोकल जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वीट के एंड दिस एंड दैट, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से प्राइस मूवमेंट बनता है। Absolutely. अब क्योंकि थोड़ा सा आपकी बात मैम एक डिमांड एंड सप्लाई का हल्का सा मिसमैच है, क्योंकि कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों को ऐसा लगता है कि भी प्रोडक्शन डाटा जो है वो गवर्नमेंट के जो डाटा प्रोजेक्ट हुए हैं उसके अगेंस्ट कुछ देयर इज अ गैप। वो फाइनल उसके बारे में तो हम लोग को जनवरी या फरवरी में क्लियर होगा, लेकिन इट इज अ फैक्ट कि अभी हम लोग को मिनिमम 150 की मूवमेंट लगती है मार्केट में, और ऐसा नहीं है कि 150 की मूवमेंट कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड है। जी हाँ। आज 25 रुपए किलो गेहूं है मैम, उसमें इजीली 30-35 रुपीज का उसका कैरी कॉस्ट जुड़ता है, और अभी 5 महीने का टाइम है नए हार्वेस्ट को आने में। वी कैन से कि ये तो एक कैरी कॉस्ट है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना मार्केट प्लस होगा ही होगा। यानी कि तेजी आगे जाके गेहूं के भाव में देखने को मिलेगी। जो सरकार की तरफ से नीतियां हैं वो एक तरफ है, लेकिन सीधी सी बात तो ये है कि इस बार फसल कुछ कम थी, सरकार की प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाई है, प्राइवेट प्लेयर्स के पास यहां पर गेहूं है, तो तेजी यहां पर आगे जाकर बनती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया धवल एंड संदीप, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और वो पूरे ट्रेड को अच्छे से समझाने के लिए भी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे टॉप ट्रेड्स की और सोने चांदी पर एक नजर रखेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन